हेलो जय हिंद साथियों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल पावर स्ट्रीम पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी रेलवे में लगातार अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकलती जा रही है। अभी पीछे हाल ही में एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की वो वैकेंसी आई थी। अब जो न्यू वैकेंसी आई है वो अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के लिए आई है। तो कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो देखिए दोस्तों, जो न्यू वैकेंसी आई है अंडर ग्रेजुएट के तौर पर आई है, देखिए। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट है उसको हम देखिए क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है कल की डेट में ही पब्लिश हुई है। तो इस नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लिया है। तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सी नंबर 6/2024 की वैकेंसी है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो ये अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत ये दोस्तों पोस्ट है। इसमें 12th लेवल वाला बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा इसका भरना। ठीक है, तो इसमें पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन की डेट इसमें बता रखी है, तो वो देखिए 20/9/2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की बात करें तो 21 सितंबर है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 20/10 यानी 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। फ़ीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो वो रहेगी 21/10। उसके अलावा मॉडिफिकेशन की इसमें विंडो ओपन होगी, अगर किसी फॉर्म में इनकरेक्शन पाई जाती है तो वो होगी 23 अक्टूबर से लेकर 1/11 के बीच में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, इसमें एलिजिबिलिटी के अलावा इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट के भरने के लिए बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैसे तो 12th पास इसमें जो है क्वालिफिकेशन वो रहती है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट है उसको हम देखते हैं। पोस्ट की अगर हम बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, ये लेवल 7 सीपीसी यानी कि 7 पे ग्रेड की ये पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें लेवल 3 है, इसमें ये पोस्ट रहती है। यहाँ पर इनिशियल पेमेंट की बात करें 21,700, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 कैटेगरी का होता है। उसके अलावा हम बात करें एज की, अगर बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसकी मिनिमम एज रहती है। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, आप सभी को पता ही होगा। उसके अलावा हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट कलर की बात करें तो 2022 पोस्ट है। उसके अलावा अकाउंटेंट कम कलर कम टिकट टाइपिस्ट की बात करें तो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 सैलरी इसकी रहेगी। C2 कैटेगरी का इसका मेडिकल स्टैंड रहता है। एज इसमें सेम 18 से 30 वर्ष है। अब हम बात करें आगे कि टोटल वैकेंसी की, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 361 पोस्ट इसकी है। उसके अलावा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी पे लेवल 2 रहेगा, 19,900 सैलरी। C2 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता ही होगा दोस्तों, रेलवे में अलग अलग स्टैंडर्ड के रेलवे में होता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इसमें डिटेल से आगे नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी 990 पोस्ट है। ट्रेन कलर्स की बात करें तो ट्रेन कलर की ये भी पे लेवल 2 की है। A3 कैटेगरी का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें इसकी ट्रेन कलर्स की तो वो है 72 पोस्ट है। यहाँ पर अगर मैं टोटल मिला के अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी की एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट टोटल मिला के बात करें तो 3,445 पोस्ट है। कितनी है? 3,445 पोस्ट टोटल मिला के है। कमर्शियल कम टिकट कलर की बात करूँ 2,022 पोस्ट है। अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट की बात करें 361 पोस्ट है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990 पोस्ट है। उसके बाद ट्रेन कलर्स की बात करें 72 पोस्ट और टोटल मिला के ओवरऑल बात करें 3,445 पोस्ट होती है। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट वाइज। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का मतलब क्या है रेलवे के अनुसार, वो हम देखते हैं। तो रेलवे के अनुसार A3 जो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें देखिए विजन जो मांगते हैं आइज़ का 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि विदाउट ग्लास के आइज इसमें मांग रखी है
पावर ऑफ लेंस इज नॉट एग्जिस्ट टू टू डायोप्टर। नियर विजन की बात करें तो 0.6 0.6 विदाउट ग्लासेस। तो ये सारे आप मेडिकल चेकअप कराएंगे तो उसमें सारा पता लगता है। बाकी रेलवे का अलग से मेडिकल होता है तो उसमें ज़्यादा पता लगता है। तो अब इसमें कलर विजन भी मांग रखा है, ठीक है। बाइनोकुलर नाइट विजन वो सारा होना चाहिए। B2 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस 6/9 मांग रखी है, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंस एग्जिस्ट नॉट 4D। नियर विजन 0.6 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस वैन रीडिंग और क्लोज वर्क, ठीक है। तो B2 कैटेगरी का में ये होता है। C2 कैटेगरी की बात करें तो C2 कैटेगरी में मेडिकल में बात करें तो 6/12 मांग रखी है, 6/12 डिस्टेंस विजन मांग रखा है विद और विदाउट। नियर विजन की बात करें 0.6 होते हैं विदाउट ग्लास की, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो लेसिक सर्जरी वगैरह रेलवे में नहीं चलती है, मेडिकल स्टूडेंट में आप सभी को पता होगा। अब इसमें आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे सिर्फ आप एक ही फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पता है कि रेलवे में 21 या 18 जोन है तो उसमें सिर्फ एक ही RRB में आप आवेदन कर सकते हैं और वो भी सिंगल होगा, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेज CBT की, तो फर्स्ट स्टेज CBT अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेक्शन की बात करें तो 90 मिनट की एग्ज़ाम की ड्यूरेक्शन रहेगी, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हम 100 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपको बात करें कि जो फिजिकल हैंडीकैप या PWBD जो कैटेगरी होती है उसके लिए यहाँ पर बात करें तो 120 मिनट वो एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रेलवे में नॉर्मल रहती है वो कितनी रहती है, 1/3 रहती है, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/3, ठीक है। इट्स रॉन्ग आंसर। 1/3 की रेलवे में नेगेटिव मार्किंग रहती है नॉर्मल। और हम बात करें फर्स्ट टेस्ट CBT जो होता है वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कैंडिडेट्स को होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पास करने के बाद सेकंड स्टेज में आप बैठ पाएंगे, ये सभी को पता होता है रेलवे में, तो ये सारे रहता है। नॉर्मल स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट CBT सेल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ही फर्स्ट टेस्ट CBT एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आगे, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मैथ वगैरह में और जनरल इंटेलिजेंस में जो रीजनिंग में जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो नॉर्मल जो सभी रिक्रूटमेंट में अभी तक में आया है तो वही सेम सिलेबस, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलिजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। मतलब जो बेसिक जो मैथ की बात करें तो वो सारी मैथ का सिलेबस में रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो एनालॉजी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ठीक है। और उसके अलावा बात करें तो ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरेक्शन ऑफ ग्राफ्स। तो ये सारा सिलेबस रीजनिंग करेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्या क्या इसमें जनरल अवेयरनेस में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात करें तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रीजनिंग के में यहाँ पर जीके में अगर मैं बात करूँ तो जीके में यहाँ पर गेम एंड स्पोर्ट्स का ये इसमें रहेगा, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया लिटरेचर,
ठीक है। जो पैलेस ऑफ इंडिया होता है महत्वपूर्ण वो है। जनरल साइंस, लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE का पैटर्न का जो सिलेबस है वो इसमें रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक, द जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब इसमें मैं बात करूँ तो आपके जीके का पोर्शन इसमें काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो जीके में अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गई, फ्रीडम और स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक्स भी इसमें आएगी, ठीक है। और ज्योग्राफी जो इंडिया की और वर्ल्ड की होती है, इंडियन पॉलिटिकल। यानी यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो यहाँ पर जीके में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा। हिस्ट्री के अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जो नॉर्मल जीके का सिलेबस होता है वो सारा इसमें रहने वाला है। अब इसमें आगे मैं बात कर लेता हूँ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट CBT के लिए। तो मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 40% मिनिमम लाना क्वालिफाई ज़रूरी होगा। 40% से कम लाते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम है, मैक्सिमम तो आगे मेरिट के आधार पता ही होता है, उसी के आधार पर बच्चों को आगे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 40% लाना ज़रूरी है। EWS की बात करें तो 40%, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ठीक है। तो ये सारा इसमें रहने वाला है। अब जो बच्चे फर्स्ट स्टेज CBT को पास करेंगे उनका सेकेंड स्टेज CBT में होगा। तो सेकेंड स्टेज CBT के लिए कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा तो वो भी इसमें बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड सेल बी 15 गुना। यानी कहने का मतलब ये है कि 15 गुना बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कम्युनिटी वाइज, यानी कि कैटेगरी वाइज इसमें 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट स्टेज CBT को क्लियर करेंगे वो सेकेंड स्टेज CBT में बैठ पाएंगे। अब इसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें भी यही सेम पैटर्न रहेगा। तो इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट रहने वाला है। यहाँ पर 90 मिनट एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस के तो आप लोगों को इसमें NTPC की जो पोस्ट है उसके लिए आपको जीके ढंग से तैयार करना है। जीके में इसमें साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस है, उसके अलावा मैं बात करूँ हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। तो ये सारा आपको पढ़ के जाना, और इकोनॉमिक्स के जो नॉर्मल जो होता है वो आपको सारा पढ़ के जाना है। उसके अलावा मैं बात करूँ मैथमेटिक्स है 35 नंबर की, जनरल इंटर रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय रहेगा 90 मिनट का, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज CBT में जो पैटर्न पूछा जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सेकेंड स्टेज CBT में भी सिलेबस की बात करें तो वही रहेगा। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट, एलिजिबल, ज्योमेट्री। तो ये सारा सिलेबस जो है फर्स्ट स्टेज CBT का वही इसमें रहेगा। मैथमेटिक्स में, जनरल रीजनिंग में भी वही सिलेबस रहने वाला आपका, और जनरल अवेयरनेस में भी वही सेम सिलेबस है। इसमें थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, फर्स्ट स्टेज CBT में भी वो भी करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर के अलावा बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम वेटेज की बात करें तो वही, इसमें मिनिमम वेटेज की बात करें तो वही है। अनरिजर्व के लिए 40% है, EWS की 40%। इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी। उसमें आपको मार्क्स जुड़ते नहीं है। फर्स्ट स्टेज CBT सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे, इसलिए आपको इसमें अच्छे नंबर लाने ज़रूरी है। इसी के आधार पर आपके आगे मेरिट बनेगी। अब इसमें दोस्तों बता रखा है, देखिए, द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होते हैं रेलवे में, जो हम जो मार्क्स लेके आते हैं उसमें हर कैटेगरी वाइज अगर बात करें, हर अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम लेवल एक समान करने के लिए मार्क्स को कई बार नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, नंबर को बढ़ाया भी जाता है और कई बार घटाया भी जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उनका स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT shall be used for short listing the candidates for document verification। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शॉर्ट लिस्ट करने के लिए इन नंबरों को क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, और इन्हीं नंबरों को गिना जाएगा जो सेकेंड स्टेज CBT के हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज CBT के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो मार्क्स जिन बच्चों का टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों का टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। टाइपिंग स्किल टेस्ट किस किस का होगा, तो जो अलग अलग पोस्ट है उन्हीं का स्किल टेस्ट होगा। इसमें आगे बताया भी गया है किन किन पोस्ट का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है
वो वाली जो है पोस्ट है उनके लिए ये जो है वो सेकेंड स्टेज सीबीटी का होगा। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट की जिनका नहीं होगा बच्चों का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। और जिन बच्चों का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, यानी कहने का मतलब मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों का टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है उनका नॉमिनेशन सेकेंड सीबीटी के अनुसार किया जाएगा। और जिनका एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, तो जिनका एग्जामिनेशन मैं बात करूं जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार इसमें इसके आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वो किया जाएगा। यानी सारा बेस अगर मैं बात करूं, सीबीटी नंबर सेकेंड रहेगा। ठीक है, सीबीटी सेकेंड सबसे मेन है। सीबीटी सेकेंड के जो मार्क्स है वो आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए भी काम आएंगे, जिन बच्चों का टाइपिंग स्किल टेस्ट है। और जिनका टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो काम आने वाला है। तो यही इनके कहने का मतलब है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट है, इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो इन्होंने दोबारा ये चीज़ मेंशन की है कि कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट जो होगा वो आफ्टर क्वालिफाई दी सेकेंड स्टेज सीबीटी, यानी कि जो जिन बच्चों ने सेकेंड स्टेज सीबीटी को क्वालिफाई किया है उन्हीं का ही ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए लिया जाएगा इसमें यह भी बता रखा है। तो ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ओपीटीडी फॉर, जिन्होंने चूज़ किया किसको किया, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट की बात करूँ किन बच्चों का होगा, तो उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिन्होंने अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर टाइपिस्ट की पोस्ट को सिलेक्ट किया है। अब टाइपिंग स्किल टेस्ट में होगा क्या क्या वो इसमें बता रखा है। तो फॉर द पोस्ट अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका। ठीक है, इसको स्किल टेस्ट शेल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट, मेरिट के लिए इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए कैंडिडेट को होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ तो टाइपिंग टेस्ट में देखिए इसमें जो नॉर्मल होता है इसमें देखिए, तो 8 गुना जो नंबर ऑफ वैकेंसी विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, सेल बी कंडक्टेड फॉर विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 8 टाइम ऑफ वैकेंसी के इसमें बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में सेल बी कॉल्ड फॉर, इसके लिए द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि यहाँ पर स्किल टेस्ट में आपकी कम कीबोर्ड पर स्पीड इसमें मांग रखी है। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, WPM में स्पीड मापी जाती है जो हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, तो 30 वर्ड पर मिनट इसमें मांग रखी है। ठीक है, इन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी में बात करें तो 25 WPM है और इंग्लिश की बात करें 30 मिनट है। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर विद एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैकल्टी, तो यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट का इसमें रहने वाला है। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट का इसमें टाइप टेस्ट आपका रहने वाला है और 25 WPM यानी वर्ड पर मिनट हिंदी का रहने वाला है। अब इसमें दोस्तों बात करें आगे तो एग्जामिनेशन भी रहेगी, यानी कि छूट रही किन कैंडिडेट के लिए रहेगी, तो जो बच्चे, ठीक है, यहाँ पर बता रखी कैटेगरी इन्होंने कि किन के लिए हम इसमें छूट देंगे। तो एग्जामिनेशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, जिनको ब्लाइंडनेस हो रखी है, लो विजन है, सेरिब्रल पाल्सी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी विद नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी, तो इन कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट में छूट रहेगी। तो इनको एक एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से आता है, इनका सर्टिफिकेट आएगा PW कैटेगरी, तो वो इनको पेश करना पड़ेगा। और इनमें जो मेरिट बनेगी वो सेकंड स्टेज सीबीटी के अनुसार ही बनेगी। ठीक है, वैसे ये स्किल टेस्ट जो आपका कंप्यूटर टाइप का है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। अब पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, सीबीटी फर्स्ट के बाद होगा आपका सीबीटी सेकंड, सीबीटी सेकंड के आधार पर ही आपकी मेरिट बढ़नेगी। इसी के आधार पर आपका या तो आपका क्या होगा, मैं बात करूँ कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि बात करें टाइपिंग टेस्ट होगा, या फिर मैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन कौन सी पोस्ट थी तो वो मैंने बता दिया आपको पहले ही, जिनका कंप्यूटर टाइप टेस्ट होने वाला है। अब ये होने के बाद में आपका अगली स्टेज जो रहेगी वो आपकी रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। इसमें आपकी देखिए, बेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट एज देयर मेरिट, यानी कि डीवी के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो मेरिट में अच्छे नंबर लाएंगे। यानी सीबीटी सेकंड आपकी मेन मार्क्स
आधार आपका तय करेगी। CBT सेकंड में आपके नंबर अच्छे आने ज़रूरी है, इसी के आधार पर आपकी सारी मेरिट बनने वाली है। इन्होंने ये चीज़ दोबारा मेंशन कर दी है कि किन किन के लिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट किन किन के लिए रिक्वायरमेंट होगा दोबारा इन्होंने बताया। कमर्शियल कलर टिकट कम, ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट इसमें लिया जाएगा। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यानी 2 पोस्ट है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इन्होंने दोबारा ये चीज़ मेंशन कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो फॉर ऑल कैंडिडेट एग्जेप्ट फॉर फीस कंसेक्शन कैटेगरी मेंशन बिलो। अब इन कैटेगरी बता रखी कि इनके लिए फ़ीस रहने वाली है। आफ्टर ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500 और अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डेबिटिंग बैंक चार्जेस और इन फर्स्ट CBT। ₹500 रहने वाली है, ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी के लिए। फॉर PWD, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह जो है बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा, तो फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी OBC EWS जो है, ठीक है, इन सब के लिए क्या रहेगी, ₹250 रहेगी। बाकी जो कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए क्या रहेगी, ₹500 फीस रहने वाली है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी फ़ीस ऑफ पेमेंट रहेगी। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे लास्ट में जो PDF में बात करें तो कई चीज़ें और इसमें देखने कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, किस किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अब इसमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट अलग अलग इसमें रेलवे में दिए ही होता है, वैसा आपको पता होगा। तो OBC के लिए ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है कास्ट का। वैसे अभी तो आप जो नॉर्मल जो बनता है सेंट्रल लेवल का वो आप बना सकते हैं, पहले आपको स्टेट बनाना, उसके बाद आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हम बनाते हैं। OBC का सर्टिफिकेट इसमें ये फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है रेलवे में आपका सिलेक्शन के बाद DV के समय, उस समय आपको ये जो आपको फॉर्मेट बता रखा है उसी फॉर्मेट में आपको ये जमा कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है, डिक्लेरेशन भी इसमें दे रखी है। यहाँ पर EWS जो कैटेगरी उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट इसमें दे रखा है, ठीक है। EBC के लिए भी इनमें सर्टिफिकेट दे रखा है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें सर्टिफिकेट दिए होते हैं। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट इसमें दे रखा है। तो सारा इसमें आपको फॉरम के मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे दोस्तों हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर लेते हैं और RRB वाइज पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कितनी कितनी निकल गई है। तो देखिए दोस्तों अब इसमें मेन जो वैकेंसी टेबल उसको देख लेते हैं, RRB वाइज, रेलवे वाइज, जोन वाइज कौन कौन सी कितनी पोस्ट रहेगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं RRB अहमदाबाद की। तो RRB अहमदाबाद में कमर्शियल टिकट कलर की बात करें, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ 155 पोस्ट है। EWS की बात करें तो 17 पोस्ट है। OBC की बात करें तो 40 पोस्ट है। ST की बात करें 12 पोस्ट है। SC की अगर मैं बात करूँ 23 पोस्ट है और अनरिजर्व की बात करें तो 63 पोस्ट होती है। कितनी पोस्ट होती है, 63 पोस्ट होती है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ आगे जूनियर कलर टिकट कम की, ठीक है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें टोटल मिला के पोस्ट की बात करें तो 46 पोस्ट है, ठीक है। EWS की बात करें 5 पोस्ट, OBC की बात करें 8 पोस्ट है, ST की बात करें 2 पोस्ट है, SC की बात करें 8 पोस्ट है और अनरिजर्व की बात करें 23 पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अब मैं टोटल मिला के बात करूँ तो अहमदाबाद जोन में तो 210 पोस्ट टोटल मिला के रहने वाली है। इसमें EWS की बात करें 23 पोस्ट है, OBC की बात करें 48 पोस्ट है, ST की बात करें 16 पोस्ट है, ST की बात करें तो 32 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी कितनी पोस्ट रहेगी, 91 पोस्ट रहने वाली है। अब हम आगे देख लेते हैं RRB अजमेर की बात करें, जो अजमेर जोन है उसमें कितनी पोस्ट रहेगी। तो RRB अजमेर में बात करूँ मैं, RRB अजमेर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 71 पोस्ट ही है। अजमेर जोन में दोस्तों पोस्ट कम है, 71 पोस्ट है टोटल मिला के बात करें। EWS की बात करें तो 7 ही पोस्ट है, OBC की बात करें तो 14 पोस्ट है, ST की बात करें तो 5 पोस्ट है, SC की बात करें तो 7 पोस्ट है और अनरिजर्व की बात करें तो 38 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों वैकेंसी जो बता रखी है एक बार रेलवे ने टेंटेटिव वैकेंसी बता रखी है टोटल पोस्ट की। हो सकता है कि इसमें पद की आगे बढ़ोतरी करे तो एक बार के लिए हमको यही मानना पड़ेगा कि इतनी ही पोस्ट है, ठीक है। आगे हो सकता है रेलवे इसमें बदलाव करके पोस्ट को बढ़ाएं। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर बात करें तो बेंगलोर जोन की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 60 पोस्ट है। 5 EWS की है, OBC की बात करें 16 पोस्ट है, SC की बात करें 10 पोस्ट है और अनरिजर्व की 25 पोस्ट रहने वाली है।
आगे बात करें बेंगलोर जोन के अलावा हम बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 58 पोस्ट है। दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। आप करेक्ट जोन में अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख के फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये सारा मेरिट के आधार पर आगे आपका बहुत सिलेक्शन तय करते हैं। ठीक है, तो ढंग से आपको इनको देखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो जोन आपको प्रेफर करना है वो अब तो आप पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन मेरी अगर आप माने तो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका सिलेक्शन काफ़ी चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ भोपाल जोन की बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो 58 पोस्ट है। EWS की बात करें 5 पोस्ट है। ST की बात करें 5 पोस्ट है। SC की बात करें 6 पोस्ट है और रिजर्व की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं RRB भुवनेश्वर जो है। RRB भुवनेश्वर की बात करें तो इसमें इसमें 56 पोस्ट है। इसमें भी OBC की 13 पोस्ट है, ST की 7 पोस्ट है, SC की 9 पोस्ट है और रिजर्व की 22 पोस्ट है। आगे हम देख लेते हैं जो RRB बिलासपुर है। बिलासपुर जोन ने भी दोस्तों इस बार निराश की है, इसमें भी पोस्ट कम ही है। बिलासपुर जोन में बात करें तो 152 पोस्ट है। टोटल मिला के EWS की 14 पोस्ट है, OBC की 44 पोस्ट है, ST की 13 पोस्ट है, SC की 22 पोस्ट है, अनरिजर्व की 59 पोस्ट। ये मैंने दोस्तों ओवरऑल आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मैंने टोटल मिला के आपको ही पोस्ट बता दी है। ठीक है, जोन वाइज। अब आगे बात कर लेते हैं बिलासपुर के अलावा चंडीगढ़ जोन में क्या रहेगी। तो चंडीगढ़ जोन में आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, चंडीगढ़ जोन में इसमें वैकेंसी ठीक ठाक आई है। इसमें 247 पोस्ट है। यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करें 26 पोस्ट है। OBC की बात करें 65 पोस्ट है, ST की 23 पोस्ट है, SC की 36 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी की 97 पोस्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं RRB चेन्नई की। तो RRB चेन्नई की बात करें तो 194 पोस्ट है। EWS में 16 पोस्ट है, OBC में 31 पोस्ट है, ST में 21 पोस्ट है, SC में 27 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 99 पोस्ट यहाँ पर है। अब आगे हम बात कर लेते हैं RRB चेन्नई के अलावा RRB गोरखपुर। तो गोरखपुर जोन में 120 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी EWS की 12, OBC की 25, ST की 11, SC की 18, अनरिजर्व की 54 पोस्ट है। आगे हम देख लेते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी की इसमें बात करें तो 175 पोस्ट है। EWS की 20 है, OBC की 47 है, ST की 13 है, SC की 26 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 69 नंबर ऑफ पोस्ट है। आगे इसमें बात करूं मैं जम्मू श्रीनगर में। तो जम्मू श्रीनगर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 147, EWS की 11, OBC की 37, ST की 11, SC की 23 और अनरिजर्व कैटेगरी की 65 पोस्ट है। आगे बात करें कोलकाता जोन की। तो कोलकाता जोन में दोस्तों पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है, 452 पोस्ट है टोटल मिला के। वैसे देखा जाए तो रेलवे में NTPC की वैकेंसी में पोस्ट कम ही संख्या में आई है, 3445 के आसपास आई है, लेकिन उसमें देखते हुए कोलकाता जोन में ठीक वैकेंसी आई है, 452 पोस्ट टोटल मिला के है। EWS कैटेगरी की इसमें बात करें तो 34 पोस्ट है। OBC की बात करें 95 है, ST की इसमें 55 है, SC की इसमें 68 है और अनरिजर्व कैटेगरी इसमें 200 पोस्ट रहेगी। अब इसमें दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं RRB मालदा में। बात करें तो टोटल मिला के पोस्ट 12 ही पोस्ट है। RRB मालदा में 12 पोस्ट वैकेंट है इसमें। आगे बात कर लेते हैं हम RRB मुंबई जोन की। मुंबई जोन में पोस्ट ठीक है। मुंबई जोन में बात करूं मैं तो मुंबई जोन में टोटल पोस्ट की अगर बात करें 699 पोस्ट है। EWS की 69 है, OBC की 182 पोस्ट है, ST की बात करें 56 पोस्ट है, SC में 103 पोस्ट है और रिजर्व में 290 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैंने बता दी जोन वाइज, ठीक है, कितनी पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी जोन में सीटें कम है तो वहाँ पर फॉर्म की संख्या कम होगी, नहीं, बच्चे हर जगह फॉर्म डालते हैं और जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होती है, जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा आ देते हैं। ठीक है, तो वो हमने पीछे जो वैकेंसी आई थी NTPC की या रेलवे जो हम बात करें ALP की या टेक्नीशियन की, तो सब में फॉर्म लगभग सब जगह समान आए थे। और किसी जोन में अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन की भी संख्या ज़्यादा होती है, बच्चे उन्हीं को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है विशेष जोन में। ठीक है, किस जोन में आप अप्लाई करें उसमें आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और टोटल मिला के पोस्ट कितनी है, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं
ठीक है। यहाँ पर आरआरबी मुजफ्फर की बात करें, मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है, आपको पता ही होगा, तो उसकी 68 पोस्ट है टोटल मिला के। आगे हम बात करें आरआरबी पटना की, तो आरआरबी पटना में कम ही सीटें हैं, 16 पोस्ट है। आरआरबी प्रयागराज की मैं बात करूं तो आरआरबी प्रयागराज में 389 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 389 पोस्ट है। इसमें ईडब्ल्यूएस की 18 पोस्ट है, ओबीसी की 35 पोस्ट है, एसटी की इसमें 31 पोस्ट है, एससी की 51 है, और अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसकी 254 पोस्ट है। आरआरबी रांची की बात करें तो 76 पोस्ट है ओवरऑल मिला के। ईडब्ल्यूएस की इसमें 8, ओबीसी की 20, एसटी की 7, एससी की 12 और अनरिजर्व कैटेगरी की 29 पोस्ट है। आरआरबी सिकंदराबाद की मैं बात करूँ तो आरआरबी सिकंदराबाद में इसमें 200 पोस्ट कम है, 89 पोस्ट टोटल मिला के। ईडब्ल्यूएस की इसमें 7 है, ओबीसी की बात करूँ 17 है, एसटी की बात करूँ 7 है, एससी की बात करें 16 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 42 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम आगे आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी में मैं बात करूँ दोस्तों तो 42 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 42 पोस्ट है टोटल मिला के। आरआरबी तिरुवनंतपुरम जो है उसमें कितनी पोस्ट है? आरआरबी तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूँ तो 112 पोस्ट टोटल मिला के ओवरऑल है। ईडब्ल्यूएस की इसमें 12 पोस्ट है, ओबीसी की 25 है और अनरिजर्व कैटेगरी 42 पोस्ट है। तो टोटल मिला के ऑल आरआरबी की बात करें तो टोटल मिला के वैकेंसी जो होती है वो 3445 पोस्ट होती है। इसमें ईडब्ल्यूएस की आपकी 305 पोस्ट है, ओबीसी की इसमें 762 पोस्ट है, एससी की बात करें तो 311 पोस्ट टोटल मिला के ओवरऑल जोन में। एससी की बात करें तो 504 है और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 1563 पोस्ट है। तो मैंने 21 जो जोन है रेलवे के उन सभी का डाटा बता दिया है। तो आप अपने जोन जो है सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी वाइज तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जोन वाइज सारी वैकेंसी का बताने का प्रयास किया है। आपको जो जोन सेलेक्ट करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि जिस जोन में आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट अच्छी हो तो उसमें आप भरने का प्रयास कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, कैंडिडेट अपने अनुसार चूज करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने हर चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई चीज़ छूट जाए तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।